Alright, very happiest evening everyone. So today we are going to analyze the Hindu newspaper और इसका हम लोग एनालिसिस आज देखेंगे. Today it's 3rd of December and Sunday. So let's begin the analysis. देखो ये first news जो है ना battling water woes in the land of tragedy, right? ये ना ये basically भोपाल गैस tragedy के बारे में बात कर रहा है जो कि 1984 में हुआ था. ठीक है. इट वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड और इसके बारे में आपको एक जनरल अवेयरनेस होना मांगता है. उसके अलावा आपको कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था इन भोपाल, वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ था और जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान गई थी. ठीक है ना. और ये दिसंबर में ही 2 दिसंबर को ही हुआ था इन 1984. तो ये एनिवर्सरी एक सॉर्ट ऑफ है इसका. तो इस वजह से ये वाला न्यूज में है. ठीक है. अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जो है ना, वहां पे जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर वो भी कॉन्टामिनेट हो गया है. ग्राउंड वाटर क्या हुआ है? कॉन्टामिनेट हो गया है. तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि हाँ, ग्राउंड वाटर भी कॉन्टामिनेशन वहां पे होने लगा है. ठीक है ना. और इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा गैस था जो कि लीक हुआ था. तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है ना. मिथाइल आइसोसाइनाइड, बस इतना आपको जान लेना है. और ये एक मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट. ये बस इतना आपको जान लेना है, कुछ उसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसमें. ऑलराइट. और बाकी ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप इस न्यूज आर्टिकल को एक कर्सरी रीडिंग दे सकते हो. ऑलराइट. Now moving on to the next news, and the next news is India is not among the 118 nations that pledged to push for green energy. और ये न्यूज ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये न्यूज हमारे लिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है? COP28 चल रहा है, वो अभी दुबई में चल रहा है. COP28 चल रहा है. वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. हम लोग लास्ट कुछ दिनों से न्यूज में है, न्यूज में एनालिसिस में हम लोग इस चीज को देख भी रहे हैं. इसमें क्या है ना कि इंडिया तो नहीं है, कुछ 118 नेशंस ने डील साइन किया है कि वो लोग पुश करेंगे ग्रीन एनर्जी को. ठीक है. वो क्या कैसे पुश करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं. ये 100 उसमें इंडिया तो नहीं है, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो चाइना भी नहीं है. चाइना भी नहीं है. और चाइना के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द कंट्री दैट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. तो ये किसके पास है? चाइना के पास. कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट में ये रहेगा कि चाइना इज द कंट्री वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज देयर. ठीक है. इतना आपको इस वाले में जानना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये वाला COP28 में डिक्लेरेशन आया हुआ है. इसको सबसे पहली बार किसने फ्लोट किया था? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने इसको फ्लोट किया था, इस आइडिया को. और इसको ना इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड एज कॉन्क्रीट प्रपोजल इन G20 डिक्लेरेशन. तो देखो, ये जो 118 नेशन की बात कर रही है क्लीन एनर्जी पुश करने वाली, जो ये इन लोगों की मीटिंग हुई है, जो इन लोगों का डील साइन हुआ है, इस वाले नेशन की इस वाले डील के बारे में ना हम लोग को पूरा डिटेल मिल रहा है कि इंडिया और चाइना उसमें नहीं है. इंडिया चाइना नहीं. ये सारे देखो, ये ऑप्शंस है यूपीएससी के लिए, अब तो बीपीएससी के लिए भी. दूसरा क्या है कि फर्स्ट फ्लोट कहां पे हुआ था और फर्स्ट कॉन्क्रीट कहां पे हुआ था. कॉन्क्रीट वाला भी आपको ध्यान रखना है. कॉन्क्रीट हुआ था G20 इन दिल्ली. ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? द ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज. ठीक है. ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज. तो आपको ना क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और उसको आपको उसमें मेंशन करना होगा. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि एज ऑफ टुडे हैज कमिटेड टू ट्रिपल करना है इन लोग को वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट एंड डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स टू मोर देन 4% बाय 2030. ठीक है.
11,000 गीगावाट क्या करना है, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कर देना है, और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कितना है, करना है बाय मोर देन 4%। ठीक है, यहां पे इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके वर्डिंग्स ना थोड़े थोड़े, अ पर्सन इन द नो सेड दैट सम ऑफ द लैंग्वेज इन द टेक्स्ट वाज प्रॉब्लमेटिक, कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है होंगी। अब इंडिया ने साइन तो नहीं किया है, लेकिन इंडिया ने आईएनडीसी जो एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, ये खुद से उन्होंने नेशनली डिटरमाइन करके और उन्होंने बताया है, उन्होंने कमिट किया कि इंस्टॉल करेंगे 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030। ये ऑलरेडी उन्होंने कमिट कर रखा है 500। अब इसके ऊपर जाना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंडिया के लिए। ठीक है, एज ऑफ मार्च 23, पावर मिनिस्टर आरके सिंह सेड India already has close to 170 gigawatt installed capacity। ये सारा, ये पूरा जितनी भी बातें इस वाले आर्टिकल में मैंने अभी तक बताई, वो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल दोज पॉइंटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सारे पॉइंट्स तो आपको याद रखना है। ये डेटा भी कि 500 गीगावाट हमने कमिट किया हुआ है, 170 ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एनालिसिस का पार्ट है। एनालिसिस का क्या पार्ट है, आपको सोचने के लिए मैं फॉर्डर दे रहा हूं कि व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन दैट प्लेज। ठीक है, द ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज इज नॉट टेकन बाय इंडिया, गिव द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। ये मेंस का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखो, इंडिया ना डेवलपिंग कंट्री है ना, हम लोग जानते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया ने उतना ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है जितना इन्होंने मतलब हमसे कमिटमेंट ले लिया है। या हम लोगों को जरूरी नहीं है कि आप अच्छा बन के रहो, क्योंकि कमिट करते हो तो उसको फुलफिल भी करना होता है, उसमें खर्च होते हैं, और डेवलप्ड नेशन उसमें पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता है। ठीक है ना, तो सारा हमारे ही ऊपर बोझ हो जाता है। तो ये चीज समझना है कि इंडिया को एक रैशनल डिसीजन लेना होगा, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना होगा, है ना, इन द नेशनल इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए, हम सारी चीजों से अग्री करते हैं, बट उतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए हमारे पास। वी लैक रिसोर्सेज, वी आर इन dearth of resources, and in that case we seek help from developed nations, and that help we never get, right? तो of course वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सभी को झेलना होगा, right? Good. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोदी एंड मुइजू अग्री टू सेट अप कोर ग्रुप टू फर्दर डीपन टाइज। देखो, ये मुइजू जो है ना, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, मालदीव्स के। तो इंडिया और मालदीव्स आप लोग जानते हो, ये एकदम हमसे बहुत चिपका हुआ है मालदीव्स। ठीक है, तो इंडिया मालदीव्स के बीच में ना बहुत एक टाइज का सही होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बिटवीन क्या देखोगे ना कि चाइना के क्लोज वो लोग जाने लगे। तो और स्ट्रिंग पर्ल जो एक थियरी है, उसमें मालदीव्स को भी टारगेट करता है चाइना, राइट? तो उसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट हमारे लिए हो सकता है, बिकॉज इट्स इन आवर बैकयार्ड, राइट? मालदीव्स इज इन आवर बैकयार्ड। तो उसके साथ टाई का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द रीजन दे हैव अग्रीड टू सेट अप कोर कमिटी टू फर्दर डीपन द टाइज, एंड दिस इज व्हाट हैव बीन डन। और ये कहां पे मीटिंग हुई है? दुबई में हुई है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP 28। ठीक है, यहां पे इस वाले आर्टिकल में बोला कि पेज नंबर 9 पे जाइए, तो पेज नंबर 9 पे लेट्स मूव टू पेज नंबर 9। ठीक है, तो यहां पे ट्रिपलिंग दिस एक्चुअली ओवरशूट्स द 500 गीगावाट कमिटमेंट, बट देयर इज as yet global disagreement on whether large dams, ठीक है, are indeed renewable sources। ठीक है, इंडिया considers that them as रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जो हम लोग का डैम बनता है ना, हम लोग उसको मानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जो वर्ल्ड है ना, अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचा है कि हाँ ठीक है, वो उसको हम लोग मानेंगे कि हाँ वो भी क्या है, वो रिन्यूएबल सोर्सेस में है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल दैट हैव बीन said in this article. The US and Brazil have the second and third largest installed renewable energy capacity, followed by India. ठीक है, both US and Brazil have signed the pledge. ठीक है, चाइना है ना, US, ब्राजील, एंड देन comes इंडिया। तो फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया।
ठीक है, ये आपको याद रखना है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। G20 text in September does not mention energy efficiency goals and says that signatory countries will pursue and encourage efforts to triple renewable capacity। ठीक है, some experts expressed disappointment and that India had not signed। डिसअपॉइंट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कमिट करके और उसको नहीं फुलफिल करने से बेटर है कि कमिट ना करो। और कोई अगर रिसोर्स देता है तब तो एकदम बिल्कुल उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑलराइट, इट्स डिसहार्टनिंग दैट इंडिया हैड नॉट साइंड ऑन टू द ग्लोबल प्लेज टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030. Reaching net zero commitments made by countries means that fossil fuels, including coal, need to be phased down and out. ठीक है, पहले तो फेज डाउन करो और उसके बाद उसको खत्म करो। ये E3G के सीनियर एसोसिएट इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन लीड के मेंबर ने कहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये वाला आपके लिए पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक इफ देयर इज एनी अदर न्यूज। देयर आर नो न्यूज ऑन दिस पेज, फर्स्ट पेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग न्यूज वाले पेज पे हैं, पेज नंबर 9 पे। SC डायरेक्ट्स बिहार गवर्नमेंट टू रिमूव एनक्रोचमेंट्स नियर गंगा। ठीक है, SC ने डायरेक्ट किया बिहार गवर्नमेंट को टू रिमूव एनक्रोचमेंट्स नियर गंगा। इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ना कि देखो, नदी का ना अपना कोर्स होता है और नदी को ना थोड़ा सा जैसे घर बनता है तो नहीं बाउंड्री रहता है ना, तो ये ना बाउंड्री होता है, इसको ना फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स, ये रिवर का कोर्स है अपना, रिवर तो एक लिमिटेड वे में चलेगी, है ना, और उसके बाद क्या है, फ्लड प्लेन्स है। तो क्या होता है ना कि अभी क्या हो रहा है कि लोग ना फ्लड प्लेन्स में जो वहां पे सूखा रहता है तो वहां जाकर के और अपना घर बना लेते हैं वो लोग, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब ये रिवर ओवरफ्लो करेगा तो इसका पानी कहां जाएगा, इसका पानी इधर बाहर ही इसके फ्लड प्लेन वाले एरिया में ही तो जाएगा, जिसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। चेन्नई में जो बाढ़ आता है ना उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं, अर्बन फ्लड को हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। बेसिकली वो इसी की वजह से होता है। वहां के चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ इन सब जगह पे ना लेक हुआ करता था, और लेक में क्या होता था ना, जो एक्स्ट्रा पानी आता था ना वो लेक में चला जाता था। अब लेक वाले एरिया को ना एनक्रोच कर लिया गया है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है, एंड दैट्स द रीजन वहां पे क्या होता है, वहां पे बाढ़ जब पानी ओवरफ्लो होता है तो उसको कोई स्पेस नहीं मिलता है, तो वो कहां जाएगा, वो शहरों में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये बेसिक मैंने बताया। अब इस आर्टिकल में क्या है वो चीज हम लोग देख लेते हैं बाय फर्स्ट लुकिंग एट द सब पॉइंटर्स। राइट, सब पॉइंटर्स में कहता है द प्ली कंटेंडेड दैट एनजीटी फेल्ड टू नोट द फैक्ट दैट क्लीन गंगा इज एसेंशियल टू मीट डोमेस्टिक वाटर नीड्स of the 5.5 lakh population of Patna as groundwater has been contaminated with arsenic। ठीक है, देखो क्या है ना कि ये जो पेटिशनर है, एक पेटिशनर है, उन्होंने केस किया। केस कहां पे किया, केस किया एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। पहले इन्वायरमेंट के रिलेटेड मैटर है ना वो एनजीटी में ही जाता है, तो एनजीटी में इन्होंने केस किया। एनजीटी वालों ने इनके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया। इन्होंने बोला कि जो गंगा के फ्लड प्लेन्स में इंक्रोचमेंट हो रहा है उस इंक्रोचमेंट को आप रोको, बट एनजीटी इनके अगेंस्ट में जजमेंट दी। इन्होंने उस जजमेंट को अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने बोला कि जो ये एनजीटी ने जजमेंट दिया है, उन्होंने इस फैक्ट को, इस बात को इग्नोर किया है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर से, जो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम जो हम लोग का मतलब ग्राउंड वाटर से लेकर के पानी जो हम लोग पीते हैं, और एक ये क्या होना है, ये कॉन्टामिनेट हो गया है, कॉन्टामिनेट हुआ है आर्सेनिक से। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें डोमेस्टिक वाटर नीड्स के लिए ना गंगा की जरूरत पड़ेगी, और गंगा को एनक्रोच कर लिया गया है, ये गलत बात है। तो वहां पे जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप क्या करो, उनको आप डिस्ट्रक्ट कराओ, उनको आप खाली कराओ। ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया है, बिहार गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप जितने भी फ्लड प्लेन्स ऑफ द गंगा में इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं
उसको आप डिस्ट्रक्ट कराओ, उसको आप खत्म कराओ, ठीक है। The Supreme Court has ordered Bihar government to clear unauthorized constructions from floodplains of Ganga, especially in and around Patna. ठीक है। और पटना का इतना कम पॉपुलेशन है ये मुझे नहीं आइडिया था। 5.5 लाख ओनली, सीरियसली मुझे तो लगता था कि 5.5 लाख तो मेरे ख्याल से अशोक राजपथ में ही रहते होंगे, लुकिंग एट द काइंड ऑफ द सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक दैट वी फेस इन दैट एरिया, राइट। यस। उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पे, इको फ्रेजाइल फ्लड प्लेन्स। यहां पे इन्होंने बेंच ऑफ जस्टिस ने कहा है, डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ आइडेंटिफाइड illegal structures. The state shall also ensure that no further construction takes place adjacent to the Ganga, particularly in and around the city of Patna. The top court was hearing a plea filed by Patna resident Ashok Kumar Sinha against the June 30, 2022 order of the NGT dismissing his plea against illegal constructions and permanent encroachment of the eco-fragile floodplains. The plea contended that the tribunal passed the order without examining the detailed particulars of violators encroaching upon Ganga floodplains in Patna submitted by the appellant. ठीक है, the risk to life. The illegal and unauthorized constructions and permanent encroachments in the floodplain of Ganga are creating tremendous amounts of waste, noise, and generating vast quantum of sewage. The plea filed through the advocate Akash Vashishta said, they are aggravating the risk to life and property of the dwellers occupying the surroundings since every year the areas stated in the preceding paragraphs to go down under the flood waters, right? तो ये एक प्रॉब्लम उनको लग रहा है जिसपे कि उनको ऐसा लगा कि जो पिछला वाला जजमेंट आया उन सब ने इसको, उन्होंने एनजीटी ने इन सबको इग्नोर किया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पे है, क्या है कि यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑन द रिच बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट एंड देयर बाय द वेरी सर्वाइवल ऑफ डॉल्फिन्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, है ना। गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बेसिकली उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये कहां का है, ये शेड्यूल 1 में है और कहां पे, किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये एक अनदर फैक्ट है जो आप सभी को मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए था, ठीक है, और याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और उसमें आता है स्टॉकटेल शुड अकाउंट फॉर फेलियर्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस। किसने कहा है ये, बेसिक ग्रुपिंग ने कहा है। फर्स्ट पेज वाला जब मैं न्यूज डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलप्ड नेशंस जो है ना वो खुद को अकाउंटेबल होल्ड करते नहीं और डेवलपिंग नेशन पे पूरा इंपोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि जो पेरिस अग्रीमेंट में उन्होंने जो कॉल लिया था, जो डिसीजन लिया गया था कि किस डेवलप्ड नेशंस को करना क्या क्या है, वो सारी चीजों पे भी हम लोग का उनका स्टॉक टेक लेना चाहिए, है ना। तो वही कहा जा रहा है। बेसिक ग्रुपिंग में आता कौन कौन है, इट्स ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। इंडिया, चाइना, इंडो चाइना याद रहेगा आपको, और ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, बेसिक इसको कहते हैं, ठीक है, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये कहते हैं कि ग्लोबल स्टॉकटेल शुड आल्सो बी अकाउंट फॉर failures of the developed nation, sources said. Stocktel is a fundamental component of the Paris Agreement which is used to monitor its implementation and evaluate the collective progress made in the achieving the agreed goals. ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं उनका अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार एक आपसे पूछ दिया गया था कि HMX क्या है, उसी तरह से आपसे जीएसटी पूछ दिया जाएगा कि क्या है। तो बेसिकली जीएसटी ना यही ग्लोबल स्टॉकटेल को हम लोग जीएसटी कहते हैं इन शॉर्ट, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस article and nothing more important. You can just give it a cursory read and that will be all, right? Now moving on to the next very important news, and the news is in 2022 66% of malaria cases in Southeast Asia were from India. 66% Southeast Asia में केसेस जो है वो इंडिया से गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि 46% ऑफ ऑल द केसेस इन द रीजन वर ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवैक्स।
ये आपको याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे आर्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, उसके अलावा सिर्फ डेटा है, और डेटा हम लोग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी उस तरीके से कोट नहीं कर सकते हो, ये बहुत इन डिटेल हो। और मलेरिया एक स्पेसिफिक इशू के तौर पे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मलेरिया का क्या है, वो डिजीज एक जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जेनरिक डेटा आप ले सकते हो कि हाँ 66% ऑफ द केसेस मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया आर फ्रॉम इंडिया। ये एक मोटा मोटी डेटा हुआ जिसका कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बस जान लेना है कि ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है एंड ह्यूमन पैथोजेन है, विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज ऑफ रेकरिंग मलेरिया। बस इतना ही इस आर्टिकल में दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा लोग वल्नरेबल कौन होते हैं मलेरिया से? यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन are getting more sick, ठीक है ना? And that will be all in this article, nothing much important in that, right? ये आर्टिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कोविड ब्रेक सेंटर अप्रूव्स फोर्थ फेज रोल आउट ऑफ ज्ञान स्कीम। ज्ञान स्कीम एक स्कीम है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ठीक है, ज्ञान है ना, बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें क्या होता है ना, इस स्कीम में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है, इसमें ना ये फॉरेन जो एकेडमिशियंस होते हैं, है ना, फॉरेन प्रोफेसर्स, उनको ये लोग कॉल करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में, और वहां पे बुला करके उनसे कोर्स कराते हैं और उनको कुछ पेमेंट देते हैं, है ना। पेमेंट का भी ब्रेकअप यहां पे दिया हुआ है। $8,000 मतलब 7 लाख फॉर अ वीक टीचिंग, एंड $12,000 दैट इज 12 लाख फॉर कंडक्टिंग अ 2 वीक कोर्स। तो ये लोग जब अगर इंडिया आते हैं तो उनको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एक तो जगह दी जाती है, और वहां पे इनको इतने पैसे दिए जाते हैं कि आप 1 वीक के लिए 7 लाख ले लो, और 2 वीक के लिए 12 लाख ले लो, और आकर के यहाँ पे अपना कोर्स कंडक्ट करा दो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट्स आए, 1073 academics have taught the 1 week course, while 553 experts have taught 2 week courses, right? और उसमें बहुत सारे एकेडमिशियंस का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम जो हुआ है ना, वो कहां पे हुआ है? मैक्सिमम जो है ना, वो आईआईटीज में हुआ है। जो 692 दैट इज 39% कहां पे हुआ है? आईआईटी। उसके बाद एनआईटी 24%, और उसके बाद कुछ केसेस बचते हैं वो ट्रिपल आईटीज में, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएसईआर, इन सारे जगहों पे ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब इनके कहने का मतलब कि जो नए वाले जो आएंगे वो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाकर के वो लोग अपने कोर्सेज को करें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एकेडमिशियंस आते थे ना, वो अपने कोर्स को पब्लिकली वीडियो अपलोड करने से रिलक्टेंट रहते थे, मना करते थे। बट इस बार यूनिवर्सिटी ने, जो मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस बार जो लोग अप्रूवल देंगे उनके चांसेस ज्यादा है यहां पे आने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको रोल आउट होना बहुत ही अच्छा मतलब माना जाता है एकेडमिशिया के लिए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कांग्रेस एमपी ने ये प्रोब से किया है इनटू वायलेशन ऑफ कोटा इन यूनिवर्सिटीज। देखो, एक ये बहुत बड़ा डिबेट है, एक बहुत बड़ा डिबेट है, और ये मेंस के लिए बहुत अच्छा डिबेट है, ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे रिजर्वेशन का ना वो क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उसको वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि लगभग 50% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड है ना। तो कायदे से सारे ही यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये चीज हाईलाइट किया है कांग्रेस के एमपी ने, और उन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा है कि ये बच्चे जो है ना, वहां ये यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है कि वो लोग वायलेट कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। और उसके बाद वहां पे उन्होंने कॉलेज का नाम भी बकायदा लिखा हुआ है, BITS, बिट्स पिलानी एंड वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी है। मणिपाल के बारे में भी बोला गया है। मणिपाल में उन्होंने बोला है कि ओनली 277 सीट्स फॉर SC ST एंड OBC हैव बीन फिल्ड, which forms only 2.74%, ठीक है। और सेक्शन
14 ऑफ यूजीसी एक्ट ये कहता है कि इट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशंस टू इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन रिजर्वेशंस इन द एडमिशंस एंड रिक्रूटमेंट एंड डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। तो ये बेसिकली कहने का इनका ये मतलब है कि सेक्शन 14 ऑफ यूजीसी एक्ट का वायलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन का वायलेशन है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर। आज संडे होने के नाते बहुत ज्यादा न्यूज नहीं रहता है न्यूज़पेपर में, तो that will be all for now. See you in the next video. Thank you so much everyone for joining me. Thank you all.